में स्टार्ट लेंगे master budget, which is known as cash budget, which is a very important topic. अगर पास्ट हिस्ट्री में देखूं तो लास्ट 10 इयर्स की, तो 10 पेपर्स की खास तौर पे, तो उसमें 70% जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो कैश बजट से। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज अ कैश बजट? कैश बजट इज डिटेल्ड बजट which includes both cash inflows and cash outflows during the specified period of time. ये बजट जो है, इसको हम डिटेल्ड बजट इसलिए कहते हैं कि इस बजट के अंदर जो है वो आप उस मेन शॉर्ट पीरियड को फर्दर शॉर्ट करते हैं। लाइक अगर आप एक साल का बजट बना रहे हैं तो हम उसको 12 मंथ के बजट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से ऑनवर्ड दिसंबर। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर समराइज बजट बनाएं लेट्स से, तो हमें पता लगता है साल के शुरू में कैश बैलेंस ये था और साल के एंड पे कैश बैलेंस बढ़ चुका है, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर किसी भी ऐसे पीरियड में कोई शॉर्टफॉल तो नहीं आ रहा? इस चीज के लिए हम इस बजट को डिटेल में कन्वर्ट करते हैं। और इसका एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 3 मंथ 4 मंथ का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फॉर्मेट ऑफ कैश बजट के बजट का फॉर्मेट क्या होता है। देयर आर 2 or 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स यू कैन सी. However, we are discussing a one format which can be used in examination. ठीक है, और लाइक हम सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे डेफिनेशन में भी देखा कि हमने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला पोर्शन होता है कैश रिसीट बजट और दूसरा हिस्सा होता है कैश पेमेंट बजट। और उसके बाद साथ ही रिकंसिलिएशन हो जाती है कि मंथ के स्टार्ट में हमारा कितना कैश था और मंथ के एंड पे कितना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 3 मंथ का बजट बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च ऑफ एनी ईयर। मैं ईयर नहीं लिखता यहाँ पर, 3 महीने का बजट बना रहे हैं। तो एक फॉर्मेट ये होता है कि हम स्टार्ट ही ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, यानी जब मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था। जो भी बैलेंस होगा जनवरी का बैलेंस हम सिर्फ राइट डाउन करेंगे। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन। ठीक है, जनवरी का बैलेंस गिवन होगा। उसके बाद फिर हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिसीट्स, कि पूरे इन 3 मंथ्स में कितना कैश रिसीट होगा। नॉर्मली कैश रिसीट जो है वो 2 मेन सोर्सेज से होता है, एक कैश सेल से और एक क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कैश कब रिसीव होगा। अल्टीमेट क्रेडिट सेल भी कैश में रिसीव होगी, राइट। तो हम लिखते हैं कि कैश सेल्स, अब जिस मंथ की जितनी सेल है वो हम कैलकुलेट करेंगे जो भी हमें डाटा दिया होगा। एंड देन कैश रिसीव्ड अगेंस्ट या फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स का वर्ड हम जब शो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमने क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कैश रिसीव की थी। इसके अलावा 2 मेन सोर्सेज है। इसके अलावा अदर रिसीट्स का वर्ड मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर, लेकिन क्वेश्चन में जो भी रिसीट दी होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये रिसीट्स को हम नॉर्मली इस तरह एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इट लुक्स बेटर, अट्रैक्टिव हो जाता है हमारा। इस तरह हम जो वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और एंड पे इसको यहाँ टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, ये तीनों जगह। अब ये जो टोटल आ रहा है दैट इज कैश रिसीट टोटल। ठीक है, उसके बाद इसी से नीचे हम बनाएंगे कैश पेमेंट्स या डिसबर्समेंट्स, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बजट करेंगे कि कितना कैश हमने इन 3 मंथ्स में एक्चुअली पे करना है। इसमें सबसे पहले अगेन उसी तरह हम लेंगे कैश परचेज, कि इन मंथ में कितना कैश पे होगा। और उसके बाद क्रेडिट परचेज जब हम करेंगे अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट भी हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो
उसमें हम लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा परचेज पहले आ गया। इसके बाद हम पेमेंट्स करते हैं एक्सपेंसेस की, कैश पेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ एक्सपेंसेस अगर एक से ज्यादा होंगे हम सबको सेपरेटली शो करेंगे, ठीक है। लाइक अगर वेजिस दी हुई है उसको लैदा कर देंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनको लेंगे, जो जो कैश पे कर रहे हैं उसको लेंगे। ये ऑलवेज रिमेंबर, हमने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी का एक एक्सपेंस है जो हम पे कर रहे हैं फेब में, तो हम जनवरी में नहीं लेंगे उसको, फेब्रुवरी में लेंगे, ठीक है। यानी हमने कैश के पॉइंट से देखना किस मंथ में कैश हमारा आउट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट, यानी अगर कोई आपने बजट किया है जी कि हम मशीन खरीदेंगे, कोई फर्नीचर खरीदेंगे, कोई बिल्डिंग बाय करेंगे, तो उसके गेस पेमेंट्स कब कब करनी है, वो पेमेंट्स इन मंथ में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा टैक्स पेमेंट्स, कि आपने किस महीनों में, ये हर महीने में तो ऑब्वियसली पे नहीं होता, जैसे कंपनीज के लिए क्वार्टरली जो है वो टैक्स पेमेंट होती है, आमतौर पर मार्च में हम पेमेंट करते हैं। जितनी भी आपको पेमेंट्स दी हो उन उसको आप लिस्ट डाउन कर लेंगे और ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन जाएगा पेमेंट का। अब इसके बाद हम इसको भी टोटल करेंगे, ठीक है जी, इसको भी टोटल किया, ये 3 मंथ्स का। अब देखिए हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, दिस वन। मैं यहाँ पर जरा किसी एक मंथ में वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक ये गिवन वैल्यू होगी, लाइक इसको हम नाम देते हैं ए वैल्यू, ठीक है जी। ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये मेरी रसीट हो गई, जिसको मैं रसीट का टोटल, जिसको मैं बी लिखता हूं, ये बी आ जाएगा। और उसके बाद जितनी पेमेंट्स की हैं वो हमारी माइनस होंगी, ये सी टोटल आएगा, ठीक है जी। अब इन तीनों को, ये सी आ गया, ठीक है जी। जब इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमारा ए प्लस बी माइनस सी होगा। यानी मीन ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस बी मीन जो टोटल कैश रिसीट हुई, और सी मीन जो टोटल कैश पेमेंट हुई। अब जो भी आंसर आएगा इसका, लाइक लेट्स से हमारा आंसर डी आता है, तो ये जो डी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले मंथ का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरह हमारा ये बजट फॉर्मेट इज लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर हर क्वेश्चंस में वर्डिंग के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने इसको, अब जब आपको नोमैरिक्स की तरफ लेके जाना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। कैश रिसीट बजट पहले हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम मिक्सचर करके कैश रिसीट और पेमेंट बजट बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बजट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बजट यानी जो सबसे ट्रिकी हो सकता है, वो कैश रिसीट बजट है। और ये सारा वर्डिंग पर बेस करेगा क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो मैं यहां से कुछ एग्जांपल लूंगा और 2 से 3 लेवल पे लेके जाऊंगा एग्जांपल्स को। पहले बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूं कैश रिसीट बजट एग्जांपल्स। अभी मैं आपके साथ पहले स्टेज पर डिस्कस करूंगा कैश रिसीट बजट एग्जांपल्स, ठीक है। अब एग्जांपल 1 हम आज की लेते हैं, जिसको हम सिंपल कैश रिसीट बजट कहेंगे। इसको लेवल 1 कर देते हैं, लेवल 01, राइट। और ये सारी ऊपर मैंने हेडिंग दी है कैश रिसीट बजट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एबीसी कंपनी कैश बैलेंस as at start of January was rupees 50,000.
it has provided following data related to sales। और यहां पर मैं ले रहा हूं नवंबर sales, that is 250,000, December sales 200,000, January sales 280,000, February sales 300,000 and March sale 220,000। ठीक है जी। और यहां पर मैं लिखता हूं actual sales, actual sale, budgeted sales, budgeted sales and budgeted sales। ठीक है, 3 महीने की बजट सेल है। 20% of the sales represents cash sales, whereas 80% credit sales। Collection pattern of credit sale against credit sale is given below। In the month of sales, %30, month following the sales 60%, and 2 months following the sales, that is 10%। और रिक्वायरमेंट हमारी ये है where month wise sales budget from January to March। इसको हम कैश रिसीट बजट कर लें। सिर्फ मैंने कैश रिसीट बजट बनाना है। इवन दैट के इस क्वेश्चन में मैंने ओपनिंग बैलेंस भी लिया है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस को मैं इग्नोर करूंगा। मैं सिर्फ कैश रिसीट बजट बनाऊंगा और इसमें सिर्फ ये शो करूंगा कि सेल्स के अगेंस्ट हर महीने मुझे कितना कैश रिसीव होगा। ठीक है जी। अब इसमें जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसी फॉर्मेट को माइंड में रखेंगे। हम जितने महीने का बजट मांगा हुआ है और ये मंथ वाइज आता है, लाइक जनवरी, February and March, ये 3 मंथ का बजट है। कैश बजट, इवन हम इसको पूरा लिख देते हैं कैश रिसीट बजट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास 2 कैश आने हैं। एक तो कैश सेल, सिर्फ वर्डिंग को गौर से देखिएगा कि ये 5 मंथ की हमें सेल दी हुई है, जिसमें 2 मंथ ऐसे हैं जो पिछले पीरियड से रिलेट करते हैं, इसलिए इसके साथ वर्ड मैंने लिखा एक्चुअल। और 3 मंथ की सेल हमने एस्टिमेट लगाई है कि नेक्स्ट 3 मंथ में हमारी 3 महीने की सेल होगी 280,000, 300,000 एंड 220,000। अब यहां से जब मैं कैश बजट स्टार्ट करूंगा ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर करते हुए, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ द कैश रिसीट बजट, नॉट द कैश बजट। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं कैश सेल्स। अब देखिए कैश सेल्स कितनी कह रहा है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन के मुताबिक 20% ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंट कैश सेल, यानी इट मींस कैश सेल का मतलब है कि जिस मंथ की सेल है 250,000, जैसे नवंबर की है, इसकी कैश सेल नवंबर में कलेक्ट होगी। अब चूंकि मैं जनवरी का बजट बना रहा हूं तो जनवरी के बजट में मुझे जनवरी की टोटल सेल्स चाहिए, यानी टोटल सेल जनवरी की है 280,000।
इस 280,000 का 20% हमें कैश जनवरी में कलेक्ट होगा। फरवरी की जो सेल है 300,000, इसका 20% हमें कैश फरवरी में कलेक्ट होगा। और जो 220,000 जो मार्च की सेल है उसका 20% मार्च में कलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कैश फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से हमें कितना कैश रिसीव होगा। बेस्ट वे इज टू शो द वर्किंग ईयर। इन सिर्फ ये दो अमाउंट मैंने कैलकुलेट करनी है और आंसर आ जाएगा। और इससे नीचे मैं वर्किंग बनाता हूं इन्हीं मंथ्स की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, यानी जो क्रेडिट सेल हमने की है उसके अगेंस्ट कितना कैश हमें किस मंथ में रिसीव होगा। अब यहां पर अब जेन में रखिएगा कि हमारे पास नवंबर की सेल है। प्लीज रिमेंबर कैश रिसीट बजट में आपने पैटर्न मस्ट बनाना है। मैं एक पैटर्न आपके सामने बना रहा हूं जिसको हम कलेक्शन पैटर्न कहते हैं। नीचे कलेक्शन पैटर्न हमें गिवन है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे रफ में कि नवंबर की जो सेल है, नवंबर की जो क्रेडिट सेल है वो कब कब कलेक्ट हो। अब इसको जरा देखिए, नवंबर की सेल में वो लिखता है इन द मंथ ऑफ सेल 30%, यानी नवंबर की जितनी भी क्रेडिट सेल है उसकी 30% जो है वो सेल हमारी कलेक्ट होगी नवंबर में। ठीक है, ये कलेक्ट होगी नवंबर जो हो चुकी है। मेरा बजट पीरियड है जनवरी फरवरी मार्च। याद रखिएगा इस मंथ से पहले कोई कलेक्शन हो रही है उसको मैं नहीं लूंगा, और इन पीरियड के बाद अगर कोई कलेक्शन हो रही है उसको बजट पीरियड में नहीं लूंगा, वो किसी और बजट पीरियड में फॉलो करेगी। इसी तरीके से नवंबर की जो सेल, अभी मैं नवंबर की बात कर रहा हूं, उसकी 60% सेल जो है वो मेरी कलेक्ट होगी दिसंबर में। ये भी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है, ये भी मुझे लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो 10% सेल है नवंबर की वो हमें कलेक्ट होगी जनवरी में। ये वाली सेल जो है ये मैं लेकर आऊंगा यहां पर। ठीक है जी, ये वर्किंग वन इन्हीं 3 मंथ को लीजिएगा जी। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक कॉलम बना लेता हूं क्रेडिट सेल्स का। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं नवंबर सेल। नवंबर की टोटल सेल जो है क्वेश्चन के मुताबिक 250,000 है, लेकिन क्रेडिट सेल मुझे चाहिए सिर्फ, और क्रेडिट सेल है 80%। यानी पहले तो मैं इसकी 80% अमाउंट लिख लेता हूं क्रेडिट सेल की। यानी क्रेडिट सेल है मेरे पास 250,000, इसका 80% लिया तो 200,000 क्रेडिट सेल आई। और अभी हमने जो पैटर्न बनाया, ये पैटर्न मैं नीचे ले आता हूं आपके सामने ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए आपके लिए। दिस वन, नवंबर की सेल, ना मैंने नवंबर की सेल लेनी है ना दिसंबर की कलेक्शन लेनी है, बल्कि कलेक्शन वो लेनी है जो बजट पीरियड में फॉल करती है, दैट 10%। ठीक है, इसका मतलब कि नवंबर की सेल सिर्फ जनवरी में कलेक्ट हो। इट डजंट मीन सिर्फ जनवरी में, इसका मतलब है 90% सेल्स हैज बीन कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी है, उसको मुझे दोबारा नहीं लेना। ठीक है, ये नवंबर की सेल हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अगर मैं पैटर्न बनाऊं दिसंबर की सेल का, नवंबर की बजाय दिसंबर की सेल का, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन दिसंबर की जो क्रेडिट सेल है उसका 30% हमें कलेक्ट होगा दिसंबर में, 60% जनवरी में और 10% फरवरी में। इसी तरह हर मंथ को हम पैटर्न में कन्वर्ट करते जाएंगे, हमें आसानी से समझ आएगी। और ये एग्जाम में पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली हमें इसलिए देखना होता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम इसको इजीली जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब दिसंबर की सेल जब हम लेते हैं, पहले मुझे दिसंबर की क्रेडिट सेल्स चाहिए। अगेन जो दिसंबर की सेल है ये जरा देखते हैं क्वेश्चन में। दिसंबर की सेल है 200,000, बट इट इज अ टोटल सेल। मुझे चाहिए इसका 80%, मैं इसका 80% लेता हूं तो 160,000 क्रेडिट सेल है। अब मुझे इस पैटर्न में सिर्फ दो देखने हैं
यानी वो पीरियड देखने हैं जो बजट पीरियड में फॉल करते हैं। अब मैंने इसको दो येलो कलर किए, जनवरी और फेब। यानी इस सेल का 60% कलेक्ट होगा जनवरी में, इसी सेल का 10% कलेक्ट होगा फरवरी में, और बाकी जो 30% है इस सेल का वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस इन द नेक्स्ट पीरियड, अब मैं जनवरी की सेल में आऊंगा जो मुझे गिवन है, और जनवरी का अगर पैटर्न बनाऊं तो नाउ यू कैन सी जनवरी का पैटर्न बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पैटर्न नहीं चेंज करना। जनवरी की क्रेडिट सेल जो है उसका 30% सेल जनवरी में कलेक्ट होगी, 60% फरवरी में और 10% मार्च में। नाउ लुक एट दिस पैटर्न, इसके जो तीनों मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों मेरे बजट पीरियड में कवर होते हैं। तो लिहाजा मैं अब जनवरी की पहले क्रेडिट सेल निकालते हैं। जनवरी की टोटल सेल है 280,000, इसका 80% लूंगा, दैट इज 224,000। ये मैं सारा 80% सेल लेता जा रहा हूं बिकॉज आई नीड क्रेडिट सेल हियर। अब इस क्रेडिट सेल का एज पर पैटर्न जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, उसका 30% जनवरी में कलेक्ट होगा, ये 30%, 60% इस सेल का फेब में कलेक्ट होगा, फेब में कलेक्ट होगा, ये 60% आ गया, और 10% जो है वो मार्च में कलेक्ट होगा। ठीक है, ये जनवरी का पैटर्न भी मुकम्मल किया मैंने। अब फरवरी का पैटर्न लेंगे। ओके, ये पैटर्न देखते जाए, ये जो मैं रिपीट ही हो रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे स्टूडेंट ने कहा कि मेरा लॉस्ट हो गया था, तो मैं सिंपल पैटर्न बनाता जा रहा हूं और उसके मुताबिक कलेक्शन ले रहा हूं। देखिए वर्डिंग को एक दफा फिर रिपीट करता हूं, वर्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 20% ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कैश सेल, जो मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अलबत्ता 80% सेल जो है उसका कलेक्शन पैटर्न ये दिया हुआ है कि 30% इन द मंथ ऑफ सेल। मीन अगर आप जनवरी में सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो जनवरी की क्रेडिट सेल का 30% जनवरी में कलेक्ट होगा। 60% का मतलब क्या लिखा हुआ है वर्ड, मंथ फॉलोइंग द सेल्स, यानी मीन अगर जनवरी की क्रेडिट सेल है उसका 60% आपको कलेक्ट होगा फरवरी में। और 2 मंथ्स फॉलोइंग द सेल का मतलब क्या हुआ कि जो जनवरी की क्रेडिट सेल है उसका 10% कलेक्ट होगा 2 मंथ के बाद, यानी मीन मार्च में। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आगे चलिएगा, इसी में कलेक्शंस में जनवरी के कलेक्शन के बाद फरवरी में जाते हैं। फरवरी की क्रेडिट सेल पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए फरवरी की टोटल सेल है 300,000, इसका 80% लिया मैंने, 240,000 आया। अब जरा फरवरी का पैटर्न बनाइएगा। ये बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ये अभी मैं स्टार्टिंग पे कर रहा हूँ। 30% सेल होगी फरवरी में, 60% मार्च में और 10% अप्रैल में। और अब देखिएगा इसके अंदर जो अप्रैल वाला मंथ है वो बजट पीरियड में फॉल नहीं करता, सिर्फ मुझे चाहिए इसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी फरवरी और मार्च लूंगा। यानी मीन ये फरवरी के मंथ में आया, जो ये फेब की क्रेडिट सेल है इसकी 30% कलेक्शन फरवरी में होगी, लेकिन ये बात है फरवरी की सेल जनवरी में तो कलेक्ट नहीं हो सकती, और इसी तरह इस सेल का 60% मार्च में कलेक्ट होगा। अब ये पैटर्न बन गया। अब लास्ट मेरे पास जो मंथ दिया हुआ है दैट इज मार्च। ठीक है, अब मार्च की क्रेडिट सेल्स निकालते हैं सेम उसी तरीके से, जितनी सेल गिवन है 220,000, इसका 80% लिया मैंने, which is equal to 176,000। अब मार्च की क्रेडिट सेल ऑब्वियसली मार्च में से स्टार्ट होगी, यानी अब मैं पैटर्न लिख नहीं रहा, अब मैं खुद नहीं लिख रहा, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्च की सेल, क्रेडिट सेल किस किस मंथ में कलेक्ट होनी चाहिए? मार्च में 30%, अप्रैल में 60%, मई में 10%। ना मार्च मेरा सिर्फ मार्च मेरा बजट पीरियड है, अप्रैल और मई नेक्स्ट बजट पीरियड है, वो इस पीरियड में नहीं आएगा। मैं सिर्फ मार्च का लेता हूं, जितनी क्रेडिट सेल है
उसका 30% मेरी कलेक्शन होगी मार्च में। ठीक है, जैसे मैंने ये कलेक्ट किया, कैलकुलेट किया, अब मैं इसको टोटल कर लेता हूं इन तमाम पीरियड्स को। ये मेरी क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कैश रिसीव होगा, this one 182 3 183 200 212 400 219 200, ये मैं यहां पर लिख दूंगा ऊपर जो मेन सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वर्किंग है। यानी इसका मतलब कि जनवरी के मंथ में 56,000 मेरी कैश सेल होगी और 183,200 मुझे कैश रिसीव होगा अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से फरवरी और मार्च की भी वैल्यू मैंने लिंक कर दी। अब इसको प्लस कर लेंगे, दैट इज द कैश रिसीट बजट फॉर ईच मंथ। ठीक है जी, दिस वन इज द फाइनल आंसर, दिस वन। ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज अ कैश रिसीट बजट, यानी किस मंथ में कितना कितना कैश मुझे रिसीव होगा। ऐसा वेरी सिंपल, सिर्फ आपने एग्जामिनेशन में जो मेन एरिया देखना है वो वर्डिंग्स को फॉलो करना है। ठीक है, ओनली वर्डिंग्स को। ओके, 50% ऑफ सेल्स सेम मंथ्स में कैश। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया क्या 50% सेल जो है वो कैश में कन्वर्ट होगी? ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं कैश सेल भी सेम मंथ में है और क्रेडिट सेल भी सेम मंथ में है, तो आपने ये कैलकुलेट किया कि 20% कैश सेल है और 30% जो कलेक्शन हो रही है ये है, ये दोनों यानी 50% बना दिया, ये गलत है। देखो, ये जो 30% है ये क्रेडिट सेल का है, टोटल सेल का नहीं है। और जो कैश सेल 20% है वो टोटल सेल की है, तो इसमें फर्क आएगा। अगर आप डायरेक्ट 50% लोगे तो आप देख सकते हो अमाउंट कुछ और बनेगी। ठीक है जी, ठीक है। नमाज ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर स्टार्ट लेते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ हेड ऑफिस से 10 मिनट की ब्रेक दे दें। रिकॉर्डिंग आप म्यूट कर दीजिएगा। ओके जी, ये तो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली। अब जरा एग्जांपल एक और लेते हैं कैश रिसीट बजट की। एग्जांपल नंबर 2, दैट इज लेवल 2 एग्जांपल। जी, एपीसी कंपनी has provided you the following data relating to sales for the month of December 150,000 sale, January 180,000, February 190, and March 200,000. Sales were made, invoices against sales were issued twice in a month. That is, first invoice in the middle of
month and second on last date of month. Customers are given credit of 30 days. However, 2% discount is offered. The payment is made in 10 days. It is expected that 60% of the customers will pay in 10 days period. Bad debts 1% are expected from rest of the sales. Required cash receipt budget for the months of January, February and March. ठीक है जी। अब इस एग्जांपल में देखें, जो डेटा जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसमें जरा देखें कि उसी तरह मैंने डेटा दिया दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि इनवॉइस अगेंस्ट सेल्स वर इशूड या रेज्ड ट्वाइस इन अ मंथ। फर्स्ट इनवॉइस इन द मिडल ऑफ द मंथ एंड सेकंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ मंथ। यानी कोई भी मंथ ले ले, लाइक दिसंबर को अगर हम लें तो दिसंबर की सेल दो हिस्सों में डिवाइड होगी। ठीक है, हाफ सेल जो है वो आपकी 15 डेज की जो है वो 15 दिसंबर को सेल इनवॉइस रेज होगी, और सेकंड जो है वो 30th दिसंबर को होगी। एक चीज याद रखिएगा कि बजट में हम जब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं या कोई भी बजट पीरियड तैयार करते हैं तो हम हर मंथ 30 डेज का अकाउंट फॉर करके चलते हैं। ठीक है, तो दिसंबर में सो फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, अच्छा, कस्टमर्स आर गिवन ए क्रेडिट ऑफ 30 डेज, यानी कस्टमर जो है वो 30 डेज में हमें पेमेंट करेंगे। और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने, हाँ, इसके अलावा हमने 2% डिस्काउंट ऑफर किया है अगर पेमेंट 10 डेज में अगर कोई कस्टमर करता है। It is expected that 60% of customer will pay in 10 days period, यानी हमें जो कैश रिसीट होगा वो 60% कस्टमर जो हैं वो हमें 10 डेज में पेमेंट कर देंगे और 2% डिस्काउंट भी अवेल करेंगे। जबकि बैड डेट्स आर 1% आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स, जो बाकी सेल बचेगी उसकी जो कलेक्शन होगी उसमें से 1% हमारे बैड हो जाएंगे, यानी 99% हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो कोई भी पैटर्न बनाते हैं किसी भी एक मंथ का कलेक्शन पैटर्न। देखिए दिसंबर की सेल, दिसंबर की इनवॉइसेस कब कब रेज होंगी। एक इनवॉइस रेज होगी दिसंबर की 15 को, और ये कितनी अमाउंट की होगी, हम अमाउंट भी लेते हैं क्योंकि 150,000 टोटल अमाउंट है। और सेकंड जो है एट द एंड ऑफ द मंथ 30 दिसंबर, और ये भी 75,000 होगी। ये भी 75,000। अच्छा, अब ये तो मैंने इस वर्डिंग के मुताबिक अलहदा किया कि इनवॉइसेस अगेंस्ट सेल्स वर इशूड ट्वाइस इन अ मंथ, फर्स्ट इनवॉइस इन द मिडल ऑफ द मंथ, सेकंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। Customers are given a credit of 30 days. अब हम 30 दिन का क्रेडिट देते हैं, but however 2% discount is offered if the payment is made in 10 days.
and it is expected that 60% of the customer will pay in 10 days period. अच्छा, अब जो हमने 15 दिसंबर को सेल की है, इसकी 60% सेल जो है, 60% सेल जो है वो हमें कलेक्ट हो जाएगी इन 10 डेज, यानी हमें 25 दिसंबर को इसकी कलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जो 25 दिसंबर को कलेक्शन होगी वो हमारी 2% डिस्काउंट के बाद होगी, यानी हमें जो कलेक्शन होगी वो 98% कैश कलेक्ट होगा। मैं यहाँ 98 लिख रहा हूं, ये एक पैटर्न मैंने आपके सामने लिखा 15 दिसंबर का। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि 15 दिसंबर को जो आप इनवॉइस रेज करेंगे वो हाफ इनवॉइस होगी, विच इज इक्वल टू 150,000। उसका हाफ करें तो 75,000। इस 75,000 का 60% सेल जो है वो कलेक्ट होगी 25 दिसंबर को। मैं अब मैं डेट इग्नोर करते हुए ये कह सकता हूं कि दिसंबर की 60% हाफ सेल का जो 60% सेल है वो 25 दिसंबर को कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और कितनी कलेक्ट होगी? 98%। अब वर्डिंग को आगे लेके जाता हूं और आगे वो लिखता है बैड डेट्स आर एक्सपेक्टेड 1% फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। अब देखिए मेरे पास जो रेस्ट ऑफ द सेल है वो 40% बचती है, और ये हमें कलेक्ट होगी 30 डेज में, नॉर्मल डेज में, क्योंकि ये क्रेडिट पीरियड में नहीं है। यानी इसका मतलब 15 दिसंबर वाली जो सेल है वो मुझे कलेक्ट होगी 15 जनवरी में। लेकिन जब ये कलेक्ट होगी तो इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 91% बैड डेट हो जाएगा, यानी 99% कलेक्शन होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये जो मैंने एग्जांपल बनाई है, ये आपके ही एक पास पेपर पेपर में दी थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था उसने, और इसमें ये सारी चीजें कवर हैं जो मैंने लिखी हैं। अब इसी तरह 30 दिसंबर को जो आप सेल करोगे इसका पैटर्न भी सेम यही, यानी 60% सेल जो है इसकी वो 10 डेज में कलेक्ट होगी। 10 डेज आप लगा लो 10th जनवरी। ठीक है, यानी 30 दिसंबर वाली सेल जो है वो अगर 10 डेज में कलेक्ट हो तो 10th जनवरी को कलेक्ट हो जाएगी, और ये 98% होगी। उसी पैटर्न को 2 मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेल 2 मरतबा हो रही है, और फिर 40% जो सेल है वो हमें कलेक्ट होगी 30 डेज में, यानी 30th जनवरी को। ठीक है, सो इस पैटर्न से एक चीज सीखी आपने जी, इस पैटर्न से आपने ये सीखा कि जी आपकी हाफ सेल है 1/2, यानी ये हाफ सेल, हाफ ये है और हाफ ये, यानी फर्स्ट हाफ सेल जो है उसका 60% जो है वो आपकी सेम मंथ में कलेक्ट होगा, और ये कलेक्शन 98% होगी, और जो बाकी हाफ है वो 40% जो सेल है, सॉरी जो 40% सेल है वो आपको नेक्स्ट मंथ में होगी। अब जरा मैं दिसंबर की ओवरऑल देखूं सिचुएशन, तो दिसंबर की सेल सिर्फ 1 दिसंबर में कलेक्ट हो रही है और 3 जनवरी में हो रही है, और मुझे जनवरी फरवरी मार्च का पैटर्न बनाना है। ठीक है, ओके, देखिए अभी ये आपके जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है मैं देखता जा रहा हूँ, इसमें कि जी आप 1 दिसंबर से क्यों काउंट नहीं कर रहे। जिस डेट को सेल की होती है उसी डेट को से अगली डेट को हम काउंट करते हैं, और अगर आप 1 डे इसमें फर्क आ भी जाएगा तो मंथ चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेके अब चलेंगे। ये याद रखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिसंबर की सेल का 3 पोर्शन जो है वो जनवरी में कलेक्ट होंगे, जनवरी की सेल का 1 पोर्शन जनवरी में होगा और 3 पोर्शन फरवरी में होंगे, फरवरी की सेल का 1 पोर्शन फेब में होगा और 3 पोर्शन मार्च में होंगे, और मार्च की सेल का 1 पोर्शन जो है वो मार्च में होगा, और 3 अप्रैल में होंगे जो बजट पीरियड में कवर नहीं होते। ठीक है जी, तो इस चीज को हम जरा चेक करते हैं बजट बनाकर। इसकी जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च। मैं पहले दिसंबर की सेल लेता हूं, और दिसंबर की सेल्स को 3 हिस्सों में मुझे डिवाइड करना है। वैसे तो 4 हिस्सों में किया, लेकिन ऑब्वियसली जो पहली सेल है वो हमारी कलेक्ट होगी किसमें? दिसंबर में। तो दिसंबर मेरा बजट पीरियड नहीं है,
ठीक है, मैं लिख रहा हूं दिसंबर सेल्स, मैं यहां लिख देता हूं collected to be collected in January। जो दिसंबर की सेल जनवरी में कलेक्ट होगी वो मैं ले रहा हूं। इसमें पहली सेल देखिएगा, इसकी मैं ब्रैकेट में वर्किंग बना रहा हूं। देखिए टोटल सेल मेरी थी 150,000, ये पैटर्न आपके सामने है, उसी को फॉलो कर रहा हूं। इसको हाफ किया पहले मैंने, यानी 75,000 किया। हाफ का मतलब होता है 50%। फिर उस सेल का, अब देखिए मैंने जनवरी वाली कलेक्शन लेनी है, 40% सेल ली, 40%, और इस सेल का मुझे कलेक्ट होगा 99%। 99%। ये सारी कलेक्शन मैं जनवरी में लाऊंगा। अब ये कैलकुलेशन देखिएगा, 150,000 इंटू 50% इंटू 40% इंटू 99%, 29,700 हमारी कलेक्शन होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब मैं डेट को इग्नोर कर रहा हूँ, डेट सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको ये पता लग जाए कि कितने दिनों में कलेक्ट हो रहा है, अदरवाइज डेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे मंथ्स को लेना है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी जो सेल है हाफ दिस वन, ये जिसको मैं ये येलो कलर से या रेड कलर से हाईलाइट करता हूं, इस सेल को अब मैं लिखूंगा। देखिए ये भी 50% सेल है, ये दिसंबर की सेल ही चल रही है। 150,000 इंटू 50% इंटू, अब देखें इसका 60% सेल ऐसी है जो हमें कलेक्ट होगी 98%। 98%, यानी 150,000 सेल का जो 1/2 है उस, और 1/2 का जो 60% है वो हमें कलेक्ट होगा 98%, बिकॉज 2% डिस्काउंट हो जाएगा। तो 150,000 इंटू 50% इंटू 60% इंटू 98%, तो 44,100 की कलेक्शन हो जाएगी। और तीसरा पैटर्न अगर आप देखें दिस वन, ये वाला, ये सेम वही है जो आपका इससे पहले लिखा है, यानी 40%, 99% और 1/2। तो यानी इसी को मैं कॉपी करके यहां ले आता हूं, दिस वन, और ये भी कलेक्शन 29,700 होगी। ठीक है, तो ये दिसंबर की सेल है जो हमारी जनवरी में कलेक्ट हो रही है। दिसंबर की सेल हमारी जनवरी में कलेक्ट हो रही है। कुछ सेल जो है दिसंबर की दिसंबर में कलेक्ट हुई है, वो मुझे यहां नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि यहां तो मैंने क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है रेस्ट ऑफ द सेल। अगर रेस्ट ऑफ द सेल ना भी हो तो याद रखिए, जब आप खुद बजट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि 60% सेल मुझे 10 डेज में कलेक्ट हो जाएगी, तो याद रखिएगा वहां पर बैड डेट्स नहीं होगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 10 डेज में कलेक्शन हो जाएगी। देखिए बैड डेट्स उस सेल पे होता है जो डिले होती जाए, जो लेट आए। जितनी लेट होगी उतना आपके बैड डेट्स के चांसेस बढ़ेंगे। जब मैं बजट बना रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जी मुझे जितनी भी सेल है वो सारी की सारी मेरी कलेक्ट हो जाएगी इन द मंथ और इन द 10 डेज, तो हाउ कैन अ बैड डेट्स बी अकर्ड। तो यहाँ याद रखिएगा बैड डेट्स सिर्फ उन्हीं पे लेंगे जहां पर आपको यानी जहां पर आपकी पेमेंट लास्ट पेमेंट होगी। ओके, ये मैं कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि नमाज के लिए गए हुए थे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ पैटर्न, एक दफा फिर देखते हैं। देखिए अब वर्डिंग को देखिए, इनवॉइसेस अगेंस्ट रेज वर इशूड ट्वाइस इन अ मंथ। फर्स्ट इनवॉइस इन द मिडल ऑफ द मंथ एंड सेकंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब आपकी जो इस लाइन के मुताबिक इतनी सी स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी है, ये जो फर्स्ट लाइन, इसके मुताबिक मैं अगर दिसंबर की सेल लेता हूं तो दिसंबर की इनवॉइसेस 2 टाइम इशू होंगी। एक इनवॉइस होगी 15 दिसंबर और एक होगी 30 दिसंबर को। अब कितनी अमाउंट होगी तो ये मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो यकीनी बात है 15 डेज की सेल जो है वो इक्वल होगी, यानी हाफ हाफ कर देंगे। टोटल सेल 175 थी, इसकी 15 दिसंबर को आप एक इनवॉइस रेज करोगे 75,000 की, दूसरी इनवॉइस रेज करोगे 30 दिसंबर को 75,000 की। ये तो है इनवॉइस डेट। अगर मैं इसको इसके ऊपर लिखूं इनवॉइस, ठीक है, और ये इनवॉइस डेट।
अब इसके कलेक्शन पैटर्न में जाते हैं। कस्टमर्स आर गिवन क्रेडिट ऑफ 30 डेज, हमने 30 दिन का कस्टमर्स को क्रेडिट दिया हुआ, लेकिन आगे बढ़िए, however 2% discount is offered if the payment is made in 10 days, लेकिन साथ ही हमने उसको एक ऑफर की है कि अगर आप 10 डेज में पेमेंट करोगे तो हम 2% हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और अब हमारा बजट ये कहता है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60% कस्टमर विल पे इन 10 डेज पीरियड, यानी इट मींस अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक 60% सेल जो है वो हमारी कलेक्ट होगी किस डेट को, 10 डेज में। तो 15 दिसंबर से 10 डेज मेरे 25 दिसंबर बन गया, ये मेरी कलेक्शन डेट आ गई। और 40% सेल जो है, नेचुरली बात है जब वो डिस्काउंट नहीं ले रहा तो 30 डेज में करेगा, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक मंथ है, वो कलेक्शन हो जाएगी। लेकिन ये जो कलेक्शन होगी 25 दिसंबर को, चूंकि वो 10 डेज में पेमेंट कर रहा है तो 2% डिस्काउंट आएगा, यानी मुझे कलेक्शन 98% होगी। 100 रुपीज की अगर मैं सेल करता हूं तो 2 रुपीज मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, और टू मेरे पास 100 रुपीज नहीं आएंगे, 98 आएंगे, तो उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। और जो रेस्ट ऑफ द सेल है उसके मुताबिक आखिरी स्टेटमेंट ये है कि bad debts of 1% are expected from the rest of the sale। bad debts वो debts होते हैं जो कलेक्ट ना हो सके, यानी ये मुझे कलेक्ट नहीं होगा 1%, तो इसका मतलब 99% कलेक्ट होगी। यही पैटर्न बाकी रिमेनिंग सेल पे भी हमने लगाया, 10 डेज वाला 30 दिसंबर से 10 डेज, और हाफ से जो बाकी है 40% उसका 1 मंथ यानी 30 डेज का, 30 दिसंबर से 30 जनवरी। ठीक है, इस तरह हमने एक पैटर्न बना लिया और उस पैटर्न पे हमने ये सॉल्व किया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, डेट्स ऑफ 30 एंड 10 डेज का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, ये मैं वर्ड बड़ा क्लैरिटी में बता रहा हूं, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन we always assume in cost accounting that 1 month is equal to 30 days, because costing में हमारी जो normal assumption होती है पूरे साल की वो 360 days होते हैं। अब 360 डेज को हम कोई मंथ 31 का नहीं लेते, कोई मंथ 28 का नहीं लेते, कोई मंथ 29 का नहीं लेते, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम उसको 30 डेज में काउंट करते हैं। अब जब मैं 15 दिसंबर को सेल करूंगा तो 10 डेज मेरे 25 दिसंबर बनेंगे। ठीक है, और अगर मैं 30 डेज काउंट करता हूं तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी हमारे काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन के 98% रिकवरी मीन 2% बैड डेट्स, नो, 2% इज अ डिस्काउंट। ये जो 98% है यहाँ 2% जो है वो मेरा डिस्काउंट है। हाँ अलबत्ता जहाँ 99% आ रहा है वहां 1% मेरा डिस्काउंट नहीं है, वो बैड डेट्स। दोनों सूरतों में चाहे बैड डेट्स हो या डिस्काउंट हो, आपके पास कैश कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। अब ये पैटर्न माइंड में रखिएगा, मैं पैटर्न को यहाँ चेंज नहीं करूंगा, लेकिन हम पैटर्न यही फॉलो करेंगे। अब देखिए अगर मैं दिसंबर की सेल बनाता हूं तो दिसंबर में भी इनवॉइसेस एक 15 दिसंबर की बजाय जनवरी की इनवॉइस अगर रेज करता हूं, 15 जनवरी और 30 जनवरी को होगी इक्वल अमाउंट में, और पैटर्न यही रहेगा। पहली कलेक्शन मेरी 15 जनवरी को होगी, दूसरी 25 जनवरी को, दूसरी 15 फरवरी को, तीसरी 10 फरवरी को, और फोर्थ 30 फेब को। यानी इसका मतलब कि फेब वाली जो सेल है वो मेरी दिसंबर फरवरी में और मार्च में कलेक्शन होगी। तो लिहाजा मैं इसको दो हिस्सों में अब डिवाइड कर रहा हूं, जनवरी सेल्स टू बी कलेक्टेड इन जनवरी नॉट फरवरी। अब मैं ले रहा हूं जनवरी की सेल जो जनवरी में कलेक्ट होगी। जरा देखिए इस पैटर्न में, इस पैटर्न को मूव करके मैं नीचे ले आता हूं ताकि हमारे लिए जरा कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अब जो जनवरी की सेल है इसी को फॉलो कीजिएगा। जनवरी की सेल ये वाली होगी फर्स्ट, यानी जो 25 जनवरी को कलेक्ट होगी।
ठीक है, इसी पैटर्न के मुताबिक मैं लेता हूं। देखिए जनवरी की सेल कितनी है, यहां आइएगा 180,000, और 180,000 की सेल जो है, पहले इसको 1/2 कीजिएगा यानी 50%, और इसका पैटर्न लगाइए, जो पहला पैटर्न है 60% इंटू 98%, क्योंकि इस पे हम डिस्काउंट देंगे 2%। तो ये अमाउंट मेरी जनवरी में आएगी 180,000 इंटू 50% इंटू 60% इंटू 98%, यानी ये कलेक्शन होगी 52,920। अच्छा, अब इसके बाद ये जो अगले 3 कलेक्शन है, दिस वन, ये तीनों कलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगी। तो इसको मैं लिखता हूं जनवरी सेल्स टू बी कलेक्टेड इन फरवरी। ठीक है जी, तो अब इसमें जो पहला पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, 180,000 इंटू 50%, पहले तो हाफ कर दें, इंटू, अब देखें इसका जो सेकंड पैटर्न है वो 40% सेल है, और 40% सेल का 99% लेंगे, 40% सेल का 99% लेंगे, क्योंकि इसमें 1% बैड डेट्स होंगे, और ये फेब के कॉलम में लानी है आपने, ये जनवरी के कॉलम में नहीं लाएंगे। यानी 180,000 इंटू 50% इंटू 40% इंटू 99%, ये कलेक्शन आ गई मेरे पास 35,640। ये पैटर्न को मैं मूव करता जा रहा हूं। अब इसी तरह थर्ड फॉलो कीजिएगा, यानी थर्ड वाला जो है ये बिल्कुल फर्स्ट वाला पैटर्न है, और जो फोर्थ वाला है वो सेकंड वाला पैटर्न है। तो इसी पैटर्न को कॉपी करते हैं। ये देखिए 180,000 का 1/2 किया, और उसका 60% लेंगे, और उसका 98% लेंगे, यानी ये सेम अमाउंट यहां पर आएगी, दिस वन, 180,000 इंटू 50% इंटू 60% इंटू 98%, और ये अमाउंट 52,920 बनी, सेम अमाउंट। और जो फोर्थ कलेक्शन हो रही है फरवरी में, जो फोर्थ आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये भी फेब में कलेक्ट होगा, और ये कलेक्शन जो है ये एग्जैक्टली सेकंड कलेक्शन के इक्वल है, यानी 180,000 सेल है, उसका 1/2 किया, उसका 40% लिया, और उसका 99% लिया, ये अमाउंट भी मेरी 35,640 होगी। ठीक है जी, तो ये मेरी सारी की सारी जनवरी की सेल अभी मुकम्मल हुई। अब आइएगा फरवरी की सेल में। अब फेब की सेल जो है इसी पैटर्न के मुताबिक देखिए, फेब की जो सेल है वो 1 फेब में होगी और 3 मार्च में होगी। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं यहां फरवरी सेल टू बी कलेक्टेड इन फरवरी। ये फरवरी की सेल फरवरी में कलेक्ट होगी। अब कितनी होगी, जरा फरवरी की सेल देख लेते हैं। फरवरी की सेल है 190,000। फर्स्ट पैटर्न को जरा देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे ही नजर आ रहा है। 190,000 का हाफ किया पहले, यानी 50%। अब पैटर्न को फॉलो करते जाएं, इनटू 60% और एंड इनटू 98%। ठीक है, अब ये कलेक्शन जो है ये भी फेब में हुई, 190,000 इंटू 50% इंटू 60% इंटू 98%। सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 पैटर्न निकालूंगा, 2 सेम है, उसको कॉपी करना है। लेकिन जो अगले 3 पैटर्न हैं जो यहां पर आ रहे हैं, ये दिसंबर जनवरी सेल के अगेंस्ट, दिसंबर की सेल के अगेंस्ट जनवरी है, तो इसका मतलब है कि फरवरी की सेल के अगेंस्ट मार्च आएगा। अब मैं लिखूंगा फरवरी सेल्स टू बी कलेक्टेड इन मार्च। अब ये फेब की सेल जो है, जो हमारी मार्च में कलेक्ट होगी, उसमें आइएगा, और अब सेकंड पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। सेल में लूंगा 190,000 का 1/2, यानी मेन 50%, और सेकंड पैटर्न के मुताबिक 40% कलेक्शन होगी, और कितने परसेंट होगी फर्दर, 99%, क्योंकि 1% बैड डेट्स हो जाएंगे, और ये मैं मार्च में लाऊंगा। 190,000
into 50% into 40% into 99%। ये कलेक्शन आपकी मार्च में आ गई, फर्स्ट आई। अगली दो जो हैं दीज टू, ये भी मार्च में होंगी। और इसमें मैंने जैसे बताया था कि जो थर्ड पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट पैटर्न के, तो इसी को कॉपी करेंगे 190,000। अब थर्ड पैटर्न गौर से देखिए, 190,000 का हाफ किया, उसका 60% लिया और उसका 98% लिया, और ये कलेक्शन भी मार्च में होगी 58 55,860। और जो फोर्थ कलेक्शन है, फोर्थ कलेक्शन पैटर्न है, वो मेरा सेकंड के इक्वल है। देखिए हाफ 40% और 99%, तो इसको भी हमने सेम कॉपी कर लिया। 190,000 का हाफ लिया, देन 40% एंड देन 99%, और ये अमाउंट भी एग्जैक्टली 37,620 आई। अब मेरे पास फरवरी की सेल मुकम्मल हो चुकी है। अब मार्च की सेल में आता हूं, जरा मार्च की सेल में देखिए। जो मार्च की सेल है उसमें सिर्फ पहला पैटर्न मार्च में आएगा, सिर्फ फर्स्ट पैटर्न। सेकंड, थर्ड और फोर्थ अप्रैल में आएगा, एंड अप्रैल इज नॉट माय बजट पीरियड। सो इसका मतलब सिर्फ एक अमाउंट लानी है अब मैंने, एंड दैट इज मार्च सेल्स टू बी कलेक्टेड इन मार्च। मार्च की सेल जो मैंने मार्च में कलेक्ट करनी है वो कितनी होगी, जरा मार्च की सेल देखते हैं। क्वेश्चन में मार्च की सेल दी हुई है 200,000, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पैटर्न को देखिएगा, 200,000 उसका 50% लिया, एंड देन उसका 60% एंड देन 98%, और ये कलेक्शन भी मार्च में होगी। 200,000 into 50% into 60% into 98%, ये कलेक्शन भी मार्च में आ गई। अब ये मैं पैटर्न जो है ना आप लोगों के लिए क्वेश्चन के एंड पे लिख देता हूं, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। एक प्रिंसिपल याद रखना है आपने एग्जामिनेशन में, पिछले क्वेश्चन में आइएगा तो मेरे 3 पैटर्न बनते थे। ये जो पैटर्न बनाया था 3 थे, ये देखिएगा 30 60 10, यानी 3 मंथ पैटर्न है। तो आप देखें 3 अमाउंट हर मंथ में आएंगी दिस बार। इसी तरह यहां जब मैंने पैटर्न बनाया तो 4 है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हर मंथ में 4 पेमेंट्स आएंगी। 4, ये 4 पैटर्न, ये देखिए फरवरी देन मार्च, ठीक है। अब इसको टोटल कर लें, दैट इज द टोटल कैश रिसीट बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये इसको सम का फॉर्मूला लगाया, यानी जनवरी में मेरी जो कलेक्शन होगी 156,420, फरवरी में जो कलेक्शन होगी 180,060, और मार्च में होगी 189,900। दिस इज द कैश कलेक्शन। तो ये दूसरी एग्जांपल थोड़ी सी मैंने ली थी जो डिटेल्ड में थी, इसलिए हमने उसको यहां पे कैलकुलेशन किया, ठीक है जी। ओके, अच्छा ये जो मैंने अभी सवाल किया कि विदाउट ब्रेकडाउन हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए मुझे एक एक अमाउंट को यहाँ पर शो करना पड़ा, ताकि आपको बाद में भी अगर आप देखें इसको रिवाइज करें तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मेरा कैश रिसीट बजट से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगले स्टेप पे, कैश पेमेंट डिसबर्समेंट बजट। पेमेंट बजट इज क्वाइट इजियर, लेंथी जरूर होता है, आइटम ज्यादा होती हैं, बट याद रखिएगा इट इज इजी टू प्रिपेयर। हाउएवर ओनली वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मटेरियल, ठीक है। उस मटेरियल जो आप खरीदते हो उसके केस पेमेंट कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा आइएगा यहां पर एग्जांपल में, यहां ऊपर मैं लिखता हूं एग्जांपल्स relating to payment to creditors। ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट टू क्रेडिटर्स का बना रहा हूं पेमेंट बजट में, ठीक है। सारा बजट नहीं बना रहा, सिर्फ पेमेंट का। ये एक एक चीज आप सीखेंगे तो उसके बाद जब कॉम्बिनेशन में बजट आता है तो इट बिकम्स इजियर। ये याद रखिएगा
कैश बजट का क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंथी होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन ओके, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेवल 1। एपीसी कंपनी estimates the following material usage for each month. June, rupees 100,000. July, 120,000. August, 150,000. September, 160,000. Company's policy is to maintain raw material inventory 30% of next month material usage. इसमें अक्टूबर भी ले लेते हैं, 180,000. Payment to creditors shall be made in the month following the purchase. क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट month wise payment to be made to creditors from July to September. अच्छा, अब हमें यहाँ पर मंथ वाइज बजट बनाना है और पेमेंट बतानी है, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। असल पहले क्वेश्चन के डाटा को एक दफा अंडरस्टैंड कीजिएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक हमें डाटा दिया हुआ, ठीक है, और ये सारी परचेज नहीं दी हुई, ये मटेरियल यूजेज दी हुई है। फर्स्ट स्टेप वही जो हमने मटेरियल परचेज बजट पढ़ा था, पहले हमें मटेरियल यूजेज बजट को परचेज बजट में कन्वर्ट करना है, यानी मीन कंपनी की पॉलिसी लगानी है कि कंपनी की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी होगी, ठीक है जी। और वो कह रहा है जी 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स मटेरियल यूजेज, और इससे मैं पहले परचेज निकालूंगा और फिर पेमेंट निकालूंगा, यानी ये 3 स्टेप पे निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं इसके मंथ लिख रहा हूं जुलाई, बल्कि जून से स्टार्ट लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। अब आपके जहन में ये होगा कि मैं जून क्यों ले रहा हूं, मुझे तो सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर को कैलकुलेट करना है। तो प्लीज रिमेंबर कि मैंने पेमेंट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर की निकालनी है, लेकिन परचेज जून, जुलाई, अगस्त की निकालनी है। क्यों? पेमेंट टू क्रेडिटर्स शैल बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। इट मींस कि जो जून की परचेज है वो मैं जुलाई में पे करूंगा, जुलाई की परचेज अगस्त में पे करूंगा, अगस्त की सितंबर में पे करूंगा। इसलिए मैंने पूरा पहले डाटा लेके सॉल्व किया। तो अब आइएगा इसमें एक सबसे पहले लिए मटेरियल यूजेज बजट। जून का जो मटेरियल यूजेज बजट है वो 100,000 है, जुलाई का 120,000 है, अगस्त का 150,000 और सितंबर का 160,000। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस मटेरियल यूजेज बजट इनटू मटेरियल परचेज बजट। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल
और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या पड़ा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट मंथ रिक्वायरमेंट, मटेरियल यूजेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगले मंथ की जो रिक्वायरमेंट है उसका 30%, यानी इसका मतलब जून के एंड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो जुलाई का 30% होगा, और जुलाई का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो अगस्त का 30% होगा, और अगस्त की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो सितंबर का 30% होगा, और सितंबर की जो होगी वो अक्टूबर का 30% होगा। इवन सितंबर की मैं यहां ना भी कैलकुलेशन करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करनी, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है ये मटेरियल पहले से मेरे पास मौजूद होगा। अब जरा देखिए जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री तो अभी छोड़ दें, मैं जुलाई से लेता हूं। देखिए जो जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही जून जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। जो अगस्त की ओपनिंग इन्वेंट्री है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जुलाईज क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेम इसी तरह जो अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो सितंबर की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ये हमने माइनस करना है, ठीक है जी। तो इसलिए इसके साथ मैं माइनस का साइन लगाता हूं, और अब इसको सारों को माइनस का साइन लगा देते हैं। अब सिर्फ जून की रह गई ओपनिंग इन्वेंट्री। जून की ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, जरा प्लीज लाइन को जेन में रखिएगा। जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री मई की क्लोजिंग, जून की ओपनिंग इन्वेंट्री मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये वर्ड्स मैं यहां लिख रहा हूं। यानी जून ओपनिंग इन्वेंट्री shall be equal to मई क्लोजिंग इन्वेंट्री, मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल होगा। और एज पर पॉलिसी मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, यानी मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है shall be 30% of जून यूजेज बजट। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो जून का जो आपने बजट बनाया हुआ है 100,000, इसका 30% जो है वो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, यानी मई की क्लोजिंग और जून की ओपनिंग इन्वेंट्री। ये सारा स्टेटमेंट को फॉलो किया है मैंने, जो स्टेटमेंट लिखी है उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है। अब इसको प्लस माइनस कर ले तो दैट इज मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट जब हमने सम किया तो जून की जो परचेज निकली है वो 106,000 है, जुलाई की परचेज 129, अगस्त की परचेज 153, सितंबर की ना भी कैलकुलेट करूं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने पेमेंट्स निकालनी है। ये याद रखिएगा, अब ये पेमेंट टू क्रेडिटर कब होगी, एज पर वर्डिंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स शैल बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। यानी जून की परचेज जुलाई में पे होगी, जुलाई की परचेज अगस्त में पे होगी, अगस्त की परचेज सितंबर में पे होगी, और सितंबर की डेफिनेटली अक्टूबर में ही होगी। इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जुलाई टू सितंबर मैंने कितनी पेमेंट करनी है वो कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो मैंने आपके सामने हिस्सा सॉल्व किया है, दिस वन, इतना हिस्सा जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। यानी जुलाई को जो मैंने पे करनी है वो 106,000 है, अगस्त के मंथ में जो मैंने पेमेंट करनी है वो 129,000 है, और सितंबर के मंथ में जो हमने पे करनी है वो 150,000 है। ठीक है जी, ये तीन इसमें पेमेंट्स कवर होंगी। ठीक है, ये जो मैंने हिस्सा एक्सट्रैक्ट आपके सामने किया है अभी, ये वर्किंग है। ठीक है, जब हम पूरा क्वेश्चन आता है उसमें ये कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग बनानी होती है। अब मैं इससे आगे चलता हूं और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और अगले लेवल पे लेके जाता हूं। एग्जाम्पल ऑफ लेवल 2। जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए
As per wording वो लिख रहे company's policy is to maintain raw material inventory as 30% of next month material usage. इस वर्डिंग को जरा ध्यान से देखिए। इस वर्डिंग के मुताबिक जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो जुलाई की जो मटेरियल यूजेज है उसका 30% होगा। यानी जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री 120,000 का 30% होगा। जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगस्त की जो मटेरियल यूजेज है उसका 30% होगा, 150 का 30%। और जो अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी सितंबर की परचेज का सॉरी यूजेज का 30% होगा, यानी 160,000 इंटू 30%। और जो सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अक्टूबर की, ये जो डाटा अक्टूबर का दिया हुआ 180,000 उसका 30% है। ठीक है जी। और यही क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने कैलकुलेट की है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी। जैसे मंथ एंड हुआ जून का तो आपके पास 36,000 रुपीज की इन्वेंट्री मौजूद थी, तो जुलाई का जब मंथ स्टार्ट होगा तो 36,000 ही ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ये इस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आइएगा जी, लेवल 2 की एग्जांपल में बनाता हूं, ये और क्लियर हो जाएगी। वो भी तकरीबन से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और इजाफा करूंगा। एबीसी लिमिटेड has provided you following data for preparation of budgeted payment to creditors. मई की मटेरियल यूसेज बजट ऑफ मई, ये जरा मैं दोबारा इसी तरह ले रहा हूं ताकि एक दफा थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 60,000 जून, 65,000 जुलाई, 72,000 अगस्त। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूं जी। ये जो 30,000 की इन्वेंट्री आई है ये कैसे आई है, इसको मैं येलो कलर भी करता हूं, दिस वन। ठीक है, जरा देखिए। ये मैंने इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये लिखा कि जून की जो ओपनिंग इन्वेंट्री, जून की मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, दैट शेल बी इक्वल टू मई क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी इस जून से पिछला मंथ मई का है और मई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जून की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए की। ठीक है, अच्छा, अब मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? एज पर वर्डिंग 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूजेज। यानी मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो जून की यूजेज बजट का 30% है, और जून का यूजेज बजट जो है वो 100,000 है, उसका 30% लोगे तो 30,000 आ जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, 54,000 कैसे आया जी? दिस वन 54,000, ये सितंबर वाला जी, बिल्कुल वही वर्डिंग फॉलो कीजिएगा। सितंबर की इन्वेंट्री जो है वो अक्टूबर की मटेरियल यूसेज का 30%, और अक्टूबर की मटेरियल यूसेज 180,000 है। इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में शो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 180,000 का 30% है। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पे दोबारा। अगस्त की 75,000, सितंबर 69,000, अक्टूबर 81,000। Company maintains closing inventory of raw material as 40% of next month material usage.
creditors, payments to creditors shall be made as 60% in the month of purchase and 40% in the month following purchase. Required material, budgeted payment to creditors during the months of July, August and September. ठीक है जी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। एक मर्तबा डाटा फिर गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक 100,000 इंटू 30% ये अमाउंट है 30,000। ठीक है जी, 100,000 कहां से आया? ये जून के उसमें से आया। ठीक है, ये जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मैंने उसका जवाब दिया। ओके जी, एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग डाटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजटेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब इसमें हमें कुछ डाटा, कभी कभी ये मैंने डाटा इस तरह लिया कि कभी कभी डाटा आपको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, तो आपको ये नहीं समझ आती कि मैं किस डाटा को लेकर चलूं। तो जितना डाटा दिया हो सबको लेकर चले, खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। ठीक है, ओके जी। अब मई में 60,000 आ रही है आपकी यूसेज, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जबकि मेरा बजट पीरियड जो है, जो मैंने पेमेंट्स निकालनी है वो इन 3 मंथ्स की हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फिर वही बात आ गई कि हमें ये यूसेज दी हुई है, पहला स्टेप उसी तरह करना है परचेज। ये मैंने दोबारा इसलिए लिया ताकि पिछले क्वेश्चन में जो कुछ कंफ्यूजन रह गई है वो इस क्वेश्चन में जरा आपकी सॉल्व हो जाए। देखो, जितना डाटा दिया हो आप सारा बनाओ पहले। ठीक है जी, आप मई से दिया हुआ है, मई, जून, जो नहीं चाहिए होगा हम एंड पे छोड़ देंगे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर। ये वर्किंग है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन जब आप बनाओगे तो ये वर्किंग लाई, क्योंकि बजट का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो वही रहेगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके जी, अब वर्किंग के मुताबिक देखिए, मुझे दिया हुआ है मटेरियल यूजेज बजट। अब यूजेज बजट जैसे जैसे गिवन है मैं लिख लेता हूं। मई का 60,000, जून 65,000, जुलाई 72,000, अगस्त 75,000, सितंबर 69,000 और अक्टूबर 81,000। ठीक है, अब इसमें मुझे ऐड करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, उसी वर्डिंग को फॉलो कीजिएगा। कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एज 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूजेज। नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूजेज, नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूजेज का 40%, यानी मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री जून का 40% होगा, जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री जुलाई का 40% होगा, जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगस्त का 40% होगा। ये मैं सारी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं। अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री सितंबर का 40% होगा और सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री अक्टूबर का 40% होगा। ठीक है जी, अब देखिए, अक्टूबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं नहीं निकाल सकता और मुझे चाहिए भी नहीं। तो जो डाटा हमें दिया है, जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितनी वैल्यूज मिल रही हैं बस उतनी कैलकुलेट कर लें। अब यहां पर मुझे अक्टूबर की सिर्फ मैंने इसलिए लिखी है कि अक्टूबर को बेस बनाकर मैंने सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कैलकुलेट की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए बड़ा सिंपल है,
यहां से मैं स्टार्ट लूंगा, अभी मई को छोड़ देते हैं। देखो जो मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जून की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, ठीक है। यानी जो मई की 26,000, मई आप कह रहे हो मई एंड पर 26,000 मेरे पास इन्वेंट्री होगी, तो डेफिनेटली जून का मंथ स्टार्ट होगा तो सेम इन्वेंट्री होगी, वो यहां से माइनस कीजिएगा। इसी तरह जो जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। अगस्त की जो है वो जुलाई की आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लोगे और माइनस करोगे। सितंबर की ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज शेल बी इक्वल टू अगस्त क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अक्टूबर में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस सितंबर तक रहना है। अब रह गया सिर्फ मसला मई की ओपनिंग इन्वेंट्री का। मई की ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? देखो फिर वही बात जो पहले क्वेश्चन में कही कि मई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट शैल बी इक्वल टू अप्रैल क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपने पहले माइंड में रखें, क्योंकि देखें अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहां अप्लाई करूं तो जून की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, जून की ओपनिंग इन्वेंट्री वो मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल है। तो वही स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी कि मई की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो अप्रैल जो इससे प्रीवियस मंथ है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल होगी। और अप्रैल की इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए? अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? That should be equal to 40% of मई यूजेज। यानी जो मई की यूजेज है उसका 40%, और मई की यूजेज है 60,000, तो मैं क्या करता हूं 60,000 का 40% ले लेता हूं। जब मैंने ये सारा कैलकुलेट किया, दैट इज अ मटेरियल परचेज बजट। यानी इस मंथ में, मई के मंथ में मुझे टोटल परचेज करनी है 62,000 की, जून के मंथ में ये 67,400 एंड सो ऑन। ये सारी फॉर्मूला लगाकर मैंने इसको टोटल कर लिया। ये मेरी वर्किंग बनी है जो मैंने पहले स्टेप पे आपके सामने कैलकुलेट की है, ठीक है। ये इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आता हूं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बजटेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसके लिए अब अलग कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पैटर्न दो दिए होंगे। पैटर्न को देखिएगा, बजटेड पैटर्न क्या है कि पेमेंट टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सिर्फ 3 महीने का पैटर्न मैंने बनाना है, बाकी लेना ही नहीं। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दैट्स ऑल। ये 3 महीने की। तो मैं स्टार्ट करूंगा मई की परचेज से। जरा प्लीज जरा ज़हन में रखिए, पैटर्न के मुताबिक मई की जो परचेज है उसकी 60% सेम मंथ में पे होगी। यानी ये 62,000 मई के मंथ में पे होगी जो हो चुकी है, क्योंकि मेरा बजट पीरियड जुलाई, अगस्त, सितंबर है। और इसी 62,000 का 40% इन द मंथ फॉलोइंग परचेज, यानी 62,000 का 40% जून में पे हो चुका है। लिहाजा ये वाली जो अमाउंट है इसको मैं टोटली इग्नोर कर दूंगा, जिसको रेड कलर कर दूंगा, ठीक है। मैं जून से शुरू करता हूं। अब आप जरा थिंक कीजिएगा, जून यानी पेमेंट अगेंस्ट जून, जून परचेज। ठीक, अब जून की परचेज कब कब पे होगी? पैटर्न जेन में रखें, 60% इन द सेम मंथ, 40% इन द फॉलोइंग मंथ। इट मींस कि जो जून की परचेज है 67,800, इसका 60% जून में पे हो चुका है, लेकिन 40% जुलाई में पे होगा। तो मैं इस अमाउंट का 40% जुलाई में ले आता, ठीक है जी। ये जून की पेमेंट मुकम्मल हो गई। अब मैं लेता हूं पेमेंट अगेंस्ट जुलाई परचेज। एक एक परचेज लेते जाएं। अब जुलाई की परचेज कब कब पेमेंट होगी? जुलाई की परचेज का 60% इन द मंथ ऑफ परचेज, सेम मंथ में पे करोगे 60%, और उससे नेक्स्ट मंथ में पे करोगे 40%। लिहाजा जुलाई की जो परचेज है दिस वन 73,200, इसका 60% आप जुलाई के मंथ में पे करोगे, और जुलाई की जो परचेज है इसका 40% आप पे करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो ये दोनों महीनों में आ गई।
अब इसी तरह मैं आगे लूंगा पेमेंट अगेंस्ट अगस्त परचेज। अब जो अगस्त की परचेज है जो 72,600 आ रही है वो ऑब्वियसली अगस्त और सितंबर में पे होगी। अगस्त में कितनी होगी 60%। एज पर पैटर्न इस अमाउंट का 60% अगस्त में पे होगी। और जो अगस्त की परचेज है जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो पेमेंट अगेंस्ट अगस्त परचेज 72,600 इसका 40% आप अगस्त में पे करोगे। ठीक है और इन दोनों का सम वही 72,600 बनेगा। अब आइएगा सितंबर की परचेज। सितंबर की परचेज पैटर्न के मुताबिक 60% सितंबर में ही होगी और 40% अक्टूबर में होगी जो मेरा बजट पीरियड नहीं है। मैंने सिर्फ बजट पीरियड के मुताबिक अमाउंट लेनी है। तो जो सितंबर की परचेज आई है इसका 60% मैं सितंबर में पे करूंगा। और अब देखिएगा जैसे ये मैंने मुकम्मल किया तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था नंबर ऑफ पैटर्न्स देखने हैं। यहां नंबर ऑफ पैटर्न 2 है 60% इन द मंथ ऑफ परचेज एंड 40% इन द मंथ फॉलोइंग परचेज। जब 2 पैटर्न है तो हर मंथ में दो दो अमाउंट आनी चाहिए। जो आपको नजर आ रहा है कि 2 अमाउंट आ रही हैं। अब इन दो दो अमाउंट को हम टोटल कर देते हैं तो ये बनता है जुलाई अगस्त सितंबर की पेमेंट 71,040 72,840 और 73,320। इट मींस कि मैंने जुलाई के मंथ में 71,040 की पेमेंट करनी है अगेंस्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगस्त के मंथ में 72,840 की पेमेंट करनी है अगेंस्ट परचेज ऑफ मटेरियल। और सितंबर की जो मैंने पेमेंट करनी है सितंबर के मंथ में जो मैंने पेमेंट करनी है वो 73,320 है। इन तमाम क्वेश्चंस में आपने जो मेन फोकस करना है दैट इज ओनली एंड ओनली वर्डिंग जो क्वेश्चन में दी हुई है। इसलिए इसके जितने क्वेश्चन करोगे वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे सीखने के लिए। ठीक है ये जो फाइनल आंसर है इसको मैं हाईलाइट भी करता हूं। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो ये मेरा जो बजट बना ये उसका सेकंड पार्ट है यानी पेमेंट बजट का। ये यानी जो आप पेमेंट बजट बनाओगे उसका एक पार्ट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी जो इसके अलावा आइटम्स हैं वो दैट आर मोस्ट इजीएस्ट लाइक लेबर के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेंट्रीज नहीं होती एक्सपेंसेस में इन्वेंट्रीज नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा आपको पैटर्न देगा या तो पैटर्न ये होता है इसी तरह के 60% 40% 70-30 या फिर पैटर्न सिंपल ये होगा कि इन द मंथ ऑफ परचेज इन द मंथ ऑफ एक्सपेंस जिस महीने का एक्सपेंस है उसी महीने पे हो रहा है। तीसरा पैटर्न ये हो सकता है कि पेमेंट शैल बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द एक्सपेंस। जिस मंथ में एक्सपेंस हो रहा है उससे नेक्स्ट मंथ में आप पेमेंट करोगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आज जो आपके सामने पेमेंट बजट जो है वो सारा डिस्कस किया रिसीट बजट भी और पेमेंट बजट भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में हम आप बजट के वो क्वेश्चन शुरू करेंगे जो मैंने आपको दिए थे और इससे पहले मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। पहले स्टेप पे आप उसको खुद सॉल्व करोगे। ठीक है और उसके बाद क्लास से पहले मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उससे पहले नहीं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप खुद एफर्ट करो पहले और उसके बाद फिर हम दे सकें। अच्छा दूसरा सवाल ये एक स्टूडेंट ने सवाल किया कैन अ पैटर्न बी मेड इन अमाउंट रादर देन परसेंटेज। नॉट एट ऑल क्योंकि परसेंटेज में इसलिए नहीं हो सकती कि आपने जो यानी जो अमाउंट्स है वो चेंज होती रहती है। पैटर्न एक दिया जाता है वो हर मंथ में अप्लाई होता है। अगर आप अमाउंट में पैटर्न देंगे तो डेफिनेटली बात है वो एक मंथ में तो अप्लाई हो सकती है सेकंड मंथ में अप्लाई नहीं हो सकती। पैटर्न जितने भी क्वेश्चंस में गिवन होते हैं वो परसेंटेजेस में ही गिवन होते हैं वो नॉर्मल उसमें गिवन नहीं होते। ठीक है जी। उसके अलावा क्वेश्चन था जी आपका। अच्छा जी 40% इन्वेंट्री को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री जो मैंने ये ली है इसको मैं यहां से येलो कलर भी करता हूं ताकि आपके ज़हन में इसकी कैलकुलेशन समझा रहा हूं। देखिए इसके लिए मैंने ये हिस्सा लिखा इसको भी येलो करूंगा ताकि इससे लिंक हो जाए आपका। इस बात देखो
वर्डिंग मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मैं हमेशा यही कहा करता हूं, क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर ने जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको फॉलो करना है। लाइन मेरे पास ये है कि कंपनी मेंटेन्स अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एज 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूसेज। Company maintains closing inventory of raw material. I need closing inventory of April. Why? May नहीं, April. क्योंकि मुझे मई की ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए. So what will be the opening inventory of May? ओपनिंग मई की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी अप्रैल के क्लोजिंग इन्वेंट्री के. ठीक है, एक चीज तो ये याद रखिएगा. तो लिहाजा मुझे अगर अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो इस वर्डिंग के मुताबिक वो मई की सेल का 40% होगा. 40%. ठीक है जी. तो इसलिए हमने क्या किया कि मई की जो सेल है 60 यूजेज है 60,000, उसका मैंने 40% ले लिया. ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है और यही मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी फॉर द मंथ ऑफ मई. अच्छे. ओके जी. तो प्लीज अब क्वेश्चंस जिन्होंने करने हैं वो करने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेड ऑफिस से प्लीज अलाउ कीजिएगा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए. जी, collection pattern is compulsory for every question. Yes, absolutely. Without collection pattern we can't solve a question. इनमें बहुत जरूरी होता है. जी, जो पास पेपर मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं बिल्कुल मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे मैं आपसे, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले खुद ट्राई करो. गलत होंगे तो कोई मसला नहीं है. जब किए होंगे तो हमारे पास टाइम भी कम लगेगा और हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी ये जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी थर्सडे को, तो ये आपके पास 3 to 4 days है. तो यू पीपल शुड स्टार्ट द क्वेश्चन. और जिस दिन क्लास होगी उससे पहले मैं आपको ये शेयर कर दूंगा इसका सोल्यूशन. ठीक है, अभी नहीं दूंगा. उसकी रीजन मेरी एक आदत है, मैं कहता हूँ पहले स्टूडेंट खुद एफर्ट करे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और ये जितना बजट है ये जरा थोड़ा सा इसको दोबारा देखना पड़ेगा आपको क्योंकि लेंथ ही होता है. अच्छा, मैं पास पेपर क्वेश्चन दोबारा भी भेज दूंगा. जी, अगर एक सवाल क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर 60% और 38% जो है वो मेरा कलेक्शन पैटर्न होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, तो चूंकि ये 98% बन रहा है तो 2% जो है वो क्या बैड डेट्स होगा? यस, वी ऑलवेज अज्यूम दैट 2% विल बी द बैड डेट्स बिकॉज द पैटर्न है वो 100% होना चाहिए. अगर इसमें कोई कमी आ रही है तो वो बैड डेट्स अज्यूम करते हैं. ठीक है. बिल्कुल. अभी एक और क्वेश्चन है कि जी फोरकास्टिंग पेपर में नहीं आता, सिर्फ बजट से आता है. तो प्लीज रिमेंबर के फोरकास्टिंग इज अवर पार्ट ऑफ सिलेबस. इवन दैट कि इन द लास्ट 10 पेपर्स उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, वो एक अलग इशू है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप जब प्रिपेयर करके जाओगे तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन सॉल्व इट. और अगर आप यही थिंकिंग रखोगे कि ये पहले नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है. Why cash budget calculated on the late of same month? जी, फोरकास्टिंग में थ्योरी आ सकती है. थ्योरी तो खैर पूरे कोर्स में कहीं से भी आ सकती है, तो उसका कोई इश्यू नहीं. जी, और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बिल्कुल करें. हेड ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अलाउ कर दें.
ओके, जी और कोई क्वेश्चन? तो प्लीज सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो दैट विल बी इजी। अब आप जो क्वेश्चन करते हो वो कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप वो जवाब देंगे। मैं सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड रहना चाह रहा हूँ, आप उसी पे जवाब क्वेश्चन कीजिएगा। जी, इसके बाद अभी हमारे पास फ्लेक्सिबल और जीरो बजट है, वो छोटे छोटे से हैं, उसको भी हमने डिस्कस करना। थ्योरी में वो ज्यादा आता है, वो इसके बाद आएगा। पहले ये वाले क्वेश्चन कर लें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उसको हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। वो किसी भी कोर्स के एंड पे मतलब जब वो हमारे क्वेश्चन खत्म होंगे एंड पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। और क्वेश्चन कीजिएगा। बुक जो है ना, मैंने पहले भी बताई थी कि कैफ की बुक है, और लास्ट टाइम वो उस पर अटैच शायद नहीं हुई, मैंने भेजी तो थी। मैं अभी अटैच कर रहा हूँ और अभी भेज देता हूँ ग्रुप में, वो आपको हेड ऑफिस वाले जो है वो दे देंगे, ठीक है जी। इसके एक्चुअली एमबी ज्यादा है। ये मैंने अपलोड कर दी, अभी डाउनलोड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी तो फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। जी, मोहम्मद जुबैर को क्वेश्चन करें, if you need that material purchase budget for October, what will be the process of finding, closing and opening inventory? देखो, अगर अक्टूबर का बजट दिया होगा, अगर रिक्वायर होगा तो फर्दर डाटा भी हमें दिया होगा। यहाँ पर डाटा नहीं है, फिर हमें नवंबर की भी यूसेज दी होगी, उसके बगैर तो सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, जो डाटा बनाया जाता है उसको देख के बनाया जाता है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया था वो सिर्फ फॉर्मेट था, उसको मैं एक दफा फिर रिवाइज करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मेट पे करने हैं, ठीक है। कैश बजट असल में होता क्या है? कैश बजट बेसिकली एक ऐसा बजट है जिसके अंदर हम कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस हम मेजर करते हैं कि हमारा इस पीरियड में कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना कैश आउटफ्लो होगा। और ये डिटेल बजट होता है, डिटेल। यानी डिटेल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इससे पहले जितने बजट बने हैं वो पूरे साल का है। ये पूरे साल का भी होगा लेकिन मंथ्स में डिवाइड हुआ होगा। प्रैक्टिकली हम इसको वीक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की हद तक 3 to 4 मंथ्स का ज्यादा डाटा नहीं देता क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड करना होता है। इसके फॉर्मेट के मुताबिक देखें, ये मैंने जैसे पहले भी बोला कि देयर इज नॉट अ सिंगल फॉर्मेट ऑफ कैश बजट, देयर आर 2 or 3 बजट, आंसर ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स विल बी इक्वल। लेकिन ये जरा आसान है इसलिए मैंने पहले ये लिख दिया कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि जब मंथ स्टार्ट हुआ था तो ओपनिंग कैश कितना था, फिर जितनी रिसीट हुई है आपकी कैश सेल से या कैश रिसीट फ्रॉम डेटर से, या कितना कैश आपने अदर रिसीट्स लिया। लाइक आप एक बजट बना रहे हो कि फेब के मंथ में हम ये मशीन सेल कर देंगे और इतने में सेल होगी, वो अदर रिसीट कहलाएगी, ठीक है। वो उसी मंथ में लिखोगे जिस मंथ में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। फिर कैश पेमेंट्स लिखते हैं सारी, इसमें कैश परचेज आ जाएगी, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट जो आप पेमेंट कर रहे हो, और टैक्स पेमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने 3 टोटल लिखे, यानी गिवन फिगर को हमने अज्यूम किया ए है और रिसीट का टोटल बी आएगा, पेमेंट का टोटल सी आएगा। तो जो आंसर है यानी क्लोजिंग बैलेंस है वो ए प्लस बी माइनस सी होगा, ठीक है। और यही क्लोजिंग बैलेंस जो डी मैंने लिखा वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने सारी एग्जांपल्स आज शुरू की थी इस फॉर्मेट के मुताबिक, ठीक है। फॉर्मेट हमने अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट्स में। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, कौन करना चाह रहे हैं जी क्वेश्चन? देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में एक फर्क होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज्ड होती है और वो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और उसके लिए पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। उसके मुताबिक हमने समरी में चीजें शो करनी होती है, डिटेल में नहीं होती। जबकि कैश बजट जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस है। इस वजह से ये डिफ्रेंशिएट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ये सेम नहीं हो सकता, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी मैं अटैच कर देता हूं दोबारा।
ये मैं अटैच कर रहा हूँ, ये अटैच कर दिया अभी आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन करवाया था 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का। फोरकास्टिंग में? जी जी सर। अच्छा, 4 क्वार्टर को सर ये एक बुक के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है सर, जो आपने पेजेस दिए जी है उसके अंदर जी ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल 1। मैं अभी ओपन करता हूँ आपके सामने। जी जी सर। पेज नंबर 255 सर। 255। हाँ जी सर, उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 है। ओके, इसका जरा सर बता दीजिएगा कि क्योंकि आपने जो तरीका बताया था इसमें मूविंग एवरेज का टोटल नीचे लिया आखिर में, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। ये एग्जांपल 2 इसकी बात कर रहे हैं 256 पे, दिस वन एग्जाम्पल 1 सर। एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1 सर। जी बिल्कुल, ये देखिएगा अगर आप इसके सामने, आपको ये नजर आ रही है शीट, मेरे क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं सर, आपका क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल मेरे पास ओपन है। इसमें सर मूविंग टोटल जो लिखा हुआ है वो एंड पे लिखा है, लेकिन जो आपने जो 4 क्वार्टर्स का मूविंग टोटल जो लिखवाया था, जो दो अमाउंट्स के दरमियान में लिखवाया था, लेकिन इसमें कुछ और तरीके से सोल्व हुआ है। जी जी, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ हुआ। प्लीज ये याद रखिएगा कि 2021 और 2022 का जो है ये तीनों के सेंटर में आएगा, यहाँ पर आएगा मूविंग टोटल, ठीक है, ये वहां पर नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम्पल के मुताबिक उन्होंने ये पूछा ना सर ऊपर की सेल्स फॉर 2005 यूजिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेज, तो ये जी जी आखिरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह किया है। तो आखिरी वैल्यू तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे या ऊपर से दरमियान में वैल्यूज लिखते जाएंगे, ये समझ जी, नहीं आ आप रही सर। सेंटर में लिखेंगे जी, आप सेंटर में लिखेंगे। आप देखें 465 जो है ना, इसका सेंटर जी लेंगे। जी। असल में ये जो एग्जांपल है इसमें नेब और वो अप्रोच दोनों लगाई हुई है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने सिर्फ मूविंग एवरेज अगर यूज करनी है तो ये याद रखिएगा, ये जो 15 और ये 5 आ रहा है, ये 2001 में आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने इनवॉइसेस वाला क्वेश्चन करवाया कौन सा सर वाले? इसमें सर ये जो एक इनवॉइस को आपने वो हाफ किया 2 पीरियड्स में, जी जी सर इसमें ये सिर्फ इसका अगर मैं सम अप इसको करना चाहूँ तो जो इनवॉइस है उसका बेसिकली हमने वो जो पेमेंट करनी है उसको सिर्फ इनवॉइसेस में तोड़ना है, और उस इनवॉइस का जो 60% है उससे रिलेटेड हमने इसको वो सिर्फ 1 मंथ में आएगा, बाकी वो जो 3 आ रही है उसको हमने फिर 10 डेज और वो 30 डेज में देखना है। वो सर ऐसा ही है? एग्जैक्टली, वो नेक्स्ट मंथ में भी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि सर ये ऊपर वाला वो समझ आ रहा था, फिर वो जैसे ही आप वो नीचे आ रहे थे ना तो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ी सी वो ठीक है, वो समझ एक नहीं आ दफा रहा था। आप जो है ना, प्लीज रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से कि एक दफा ना दोबारा आप जरा इसको ना वो कीजिएगा, दोबारा जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को खास। ये आपके पिफा के पेपर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है, बट मैंने उस पैटर्न को उसी को फॉलो किया, एग्जैक्ट वही फॉलो किया जो पेपर में आया। तो सर इससे रिलेटेड कोई आप अगर आप छोटी सी एडवाइस वो देना चाहें वो ठीक है, वो ये क्वेश्चन तो हो गया, पर थोड़ी सी वो अगर इसको बेहतर समझने के लिए। जी, इसको समझने के लिए सिंपल अगेन वही वर्ड यूज करूंगा कि जो वर्डिंग है ना उसको फॉलो कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे करना है। एक एक वर्ड को गौर से पढ़ते जाएं और सोल्यूशन देखते जाएं, आपको खुद समझ में आएगा, और अगर इसमें कैसे चेंज आती है आप उसके मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। जी प्लीज, और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं?
अच्छा, ये जो आप लिख रहे हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है नेक्स्ट मंथ मटेरियल यूजेज बजट पर क्यों हम बेस करते हैं, इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो पास्ट पे तो आप इन्वेंट्री नहीं रखेंगे ना। अगर फ्यूचर में आप समझते हैं कि मेरी यूजेज ज्यादा होगी तो मुझे इन्वेंट्री ज्यादा करनी चाहिए। फ्यूचर में अगर सेल यूजेज कम हो रही है तो इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिकली भी हम पास्ट पे बेस नहीं कर रहे होते, हम फ्यूचर पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने उसको फ्यूचर पे रखा होता है। ठीक है, ओके। चले आज क्लास ऑफ करते हैं। इसको जरा रिवाइज कीजिएगा। ये वाली फाइल जो है ये भी मैंने अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, दिस वन भी। और ये एक्सेल वाली फाइल भी मैंने शेयर कर दी, और वो बुक भी मैंने शेयर कर दी है, और वो आपको भी मिल जाएगी। ठीक है जी, हेड ऑफिस वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।